चार महान अमेरिकी, वाशिंगटन, फ्रैंकलिन, वेबस्टर और लिंकन की कहानियां जो आपके जीवन को बदल देंगी। मूल लेखक जेम्स बाल्डविन, हिंदी अनुवादक यश माकड़ और HindiAudiobook.com द्वारा साल 2024 में प्रकाशित। आप इसे YouTube के अलावा स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी युवा पाठक के लिए। मैं आपको एक बहुत महान व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनका पूरा विश्व सम्मान करता है, जिनका नाम हमेशा प्रशंसा के साथ याद किया जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन महानता के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनके पास वे सभी सुविधाएं नहीं थी जो आज सबसे गरीब लड़के भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रास्ते में आने वाले अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग करके महानता हासिल की। वे काम से नहीं डरते थे, वे निराशाओं के आगे हार नहीं मानते थे, उन्होंने अपनी क्षमताओं को अधिक नहीं आंका, वे छोटी छोटी बातों में भी ईमानदार और वफादार थे। और आखिरकार यही महान चीजों को प्राप्त करने का सबसे पक्का तरीका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका हम अमेरिकियों पर इतना बड़ा आभार हो। उनकी सहायता के बिना अमेरिकी उपनिवेश शायद ही कभी स्वतंत्रता प्राप्त कर पाते। उनके बारे में कहा जाता था कि वे गड़बड़ाहट और अत्याचार दोनों को नियंत्रित करना चाहते थे। और एक प्रसिद्ध वक्ता जो उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने उन्हें वह प्रतिभा कहा जिसने अमेरिका को स्वतंत्रता दिलाई और यूरोप पर प्रकाश की धारा बहाई। लेकिन एक बहुत लंबे जीवन के अंत में जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि दी वह यह तथ्य था कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को अपना शत्रु नहीं बनाया था। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो न्यायोचित रूप से कह सके, बेन फ्रैंकलिन ने मेरे साथ अन्याय किया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी। भाग 1, सिटी। लगभग 200 साल पहले बोस्टन में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन था। जिस दिन वह 7 साल का था, उसकी मां ने उसे कुछ पैसे दिए। उसने चमकीले पीले सिक्कों को देखा और कहा, मां, मैं इन तांबों का क्या करूं? यह पहली धनराशि थी जो उसे मिली थी। अगर तुम चाहो तो इनसे कुछ खरीद सकते हो, उसकी मां ने कहा। और जब वे खर्च हो जाएंगे तो क्या तुम मुझे और दोगी? उसने पूछा। उसकी मां ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं बेंजामिन, मैं तुम्हें इससे अधिक नहीं दे सकती, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए कि तुम इन्हें मूर्खतापूर्ण तरीके से खर्च न करो। छोटा लड़का सड़क पर भाग गया। भागते समय उसने अपनी जेब में रखे सिक्कों की खनक सुनी। उसे लगा जैसे वह बहुत अमीर हो गया हो। बोस्टन उस समय एक छोटा शहर था और वहां ज्यादा दुकानें नहीं थी। जब बेंजामिन सड़क के व्यस्त हिस्से की ओर भागा तो उसने सोचा कि उसे क्या खरीदना चाहिए। उसे कैंडी खरीदनी चाहिए या खिलौने। बहुत समय हो गया था जब उसने कैंडी का स्वाद चखा था। खिलौनों के बारे में तो उसे शायद ही पता था कि वे क्या होते हैं। अगर वह परिवार में अकेला बच्चा होता तो शायद हालात कुछ और होते, लेकिन घर में उससे बड़े 14 लड़के लड़कियां थे और उससे 2 छोटी बहनें थी। उनके पिता इतने सारे लोगों के लिए भोजन और कपड़ा जुटा पाते थे। खिलौनों पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इससे पहले कि बेंजामिन बहुत दूर जाता, उसे एक लड़का सीटी बजाता हुआ मिला। यही तो वो चीज है जो मुझे चाहिए, उसने कहा। फिर वह जल्दी से दुकान की तरफ बढ़ा जहां हर तरह की चीजें बिक्री के लिए रखी हुई थी। क्या आपके पास कोई अच्छी सीटियां हैं? उसने पूछा। दौड़ने से उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसने आदमी की तरह बोलने की बहुत कोशिश की। हाँ, बहुत सारे हैं, आदमी ने कहा। ठीक है, मुझे एक चाहिए और मैं इसके लिए तुम्हें सारे पैसे दूंगा, छोटे लड़के ने कहा। लेकिन वह कीमत पूछना भूल गया। तुम्हारे पास कितना पैसा है? आदमी ने पूछा। बेंजामिन ने अपनी जेब से सिक्के निकाले। उस आदमी ने उन्हें गिना और कहा, ठीक है मेरे बेटे, यह एक सौदा है। फिर उसने पैसे अपनी दराज में रख लिए और उनमें से एक सीटी लड़के को दे दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक गर्वित और खुश मिजाज लड़का था। वह जितनी तेजी से भाग सकता था घर की ओर भागा और भागते समय सीटी बजाता रहा। उसकी मां दरवाजे पर उससे मिली और बोली, बेटे, तुमने अपने पैसे का क्या किया? मैंने एक सीटी खरीदी है, वह चिल्लाया।
बस मुझे सीटी बजाते हुए सुनो। इसके लिए आपने कितना चुकाया था? मेरे पास जो भी पैसा था सब चुका दिया। उसका एक भाई पास ही खड़ा था और उसने सीटी दिखाने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, उसने कहा, क्या तुमने इस चीज के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर दिया? हर एक पैसा, बेंजामिन ने कहा। क्या तुमने कीमत पूछी? नहीं, लेकिन मैंने उसे उस आदमी को दिया और उसने कहा कि यह ठीक है। उसका भाई हंसा और बोला, तुम बहुत मूर्ख हो, तुमने इसकी कीमत से 4 गुना अधिक कीमत चुकाई है। हाँ, उसकी मां ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही प्यारी सीटी है। तुम्हारे पास सीटी और कुछ कैंडी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे थे। छोटे लड़के को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सीटी अब उसे अच्छी नहीं लगी। उसने सीटी को फर्श पर फेंक दिया और रोने लगा। लेकिन उसकी मां ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, हम सभी को जीना सीखना चाहिए और मुझे लगता है कि मेरा छोटा लड़का इसके बाद सावधान रहेगा कि वह अपने सीटियों के लिए बहुत अधिक कीमत न चुकाए। भाग 2, स्कूल के दिन। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन छोटे थे तब बोस्टन में आज की तरह कोई बड़े पब्लिक स्कूल नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोलना सीखने के साथ ही पढ़ना सीख लिया था और उन्हें हमेशा से ही किताबों का शौक था। उनके 9 भाई उनसे बड़े थे और हर किसी ने कोई न कोई पेशा सीखा हुआ था। उन्हें किताबों से कोई खास लगाव नहीं था। बेंजामिन अपने परिवार का विद्वान होगा, उनकी मां ने कहा। हाँ, हम इसे मंत्री के लिए शिक्षित करेंगे, उसके पिता ने कहा, क्योंकि उस समय सभी सबसे विद्वान व्यक्ति मंत्री होते थे। और इसलिए जब वह 8 साल का था, बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक व्याकरण स्कूल में भेजा गया, जहां लड़कों को कॉलेज के लिए तैयार किया जाता था। वह एक बहुत ही योग्य विद्वान था और कुछ ही महीनों में उसे उच्च शिक्षा में पदोन्नत कर दिया गया। लेकिन लड़के को ग्रामर स्कूल में ज्यादा समय तक रहने की इजाजत नहीं थी। उसके पिता एक गरीब आदमी थे। बेंजामिन को कॉलेज की शिक्षा देने में बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने वाले थे। समय बहुत कठिन था। लड़के को सेवकाई के लिए शिक्षित करने का विचार छोड़ना पड़ा। 1 वर्ष से भी कम समय में उन्हें व्याकरण स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में भेज दिया गया, जहां अंकगणित और लेखन पढ़ाया जाता था। उसने लिखना तो बहुत अच्छे से सीख लिया था, लेकिन उसे अंकगणित में उतनी रुचि नहीं थी और इसलिए वह करने में असफल रहा जो उससे अपेक्षित था। जब वह 10 साल का था तो उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके पिता को उसकी मदद की जरूरत थी और हालांकि बेंजामिन एक छोटा लड़का था, फिर भी ऐसे कई काम थे जो वह कर सकता था। वह फिर कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और हम देखेंगे कि बाद में वह अमेरिका के सबसे विद्वान व्यक्ति बन गए। बेंजामिन के पिता साबुन और मोमबत्ती बनाने वाले थे और इसलिए जब लड़के को स्कूल ले जाया गया तो आपको क्या लगता है कि उसे किस तरह का काम करना पड़ा? वह मोमबत्तियों के लिए बत्तियां काटने, पिघली हुई वसा को मोमबत्तियों के सांचों में डालने और अपने पिता के ग्राहकों को साबुन बेचने में व्यस्त रहता था। क्या आपको लगता है कि उसे यह व्यवसाय पसंद आया? उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और जब उसने बोस्टन बंदरगाह से जहाजों को आते जाते देखा तो उसे नाविक बनने और अनजान दूर दराज के देशों में जाने की इच्छा हुई, जहां मोमबत्तियां और साबुन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उसके पिता ने समुद्र में जाने के बारे में उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। तीसरा, लड़के और घाट। यद्यपि बेंजामिन अपने पिता की दुकान में व्यस्त था, फिर भी उसके पास खेलने के लिए काफी समय था। मोहल्ले के सभी लड़के उसे पसंद करते थे और उसे अपना नेता मानते थे। उनके सभी खेलों में वह उनका कप्तान होता था और कोई भी काम उसकी सलाह के बिना नहीं किया जाता था। फ्रैंकलिन के घर से कुछ ही दूरी पर एक मिल तालाब था, जहां लड़के अक्सर तैरने जाते थे। जब ज्वार अधिक होता था तो वे तालाब के किनारे एक निश्चित स्थान पर खड़े होकर छोटी मछलियां पकड़ना पसंद करते थे। लेकिन जमीन दलदली और गीली थी और लड़कों के पैर कीचड़ में गहरे धंस गए। बेंजामिन ने कहा, चलो पानी के किनारे एक घाट बनाते हैं, फिर हम आराम से खड़े होकर मछलियां पकड़ सकेंगे। ठीक है, लड़कों ने कहा, लेकिन घाट किस चीज से बनाया जाएगा? बेंजामिन ने पत्थरों के ढेर की ओर इशारा किया जो कुछ ही दिनों पहले वहां लाया गया था और मिल तालाब के पास एक नया घर बनाने में इस्तेमाल किया जाना था।
लड़कों को बस एक संकेत की जरूरत थी। जल्दी वे चींटियों की तरह व्यस्त हो गए, पत्थरों को पानी के किनारे तक खींचकर ले जाने लगे। उस शाम पूरी तरह से अंधेरा होने से पहले उन्होंने एक अच्छा पत्थर का घाट बना लिया, जिस पर खड़े होकर वे कीचड़ में डूबने के खतरे के बिना मछली पकड़ सकते थे। अगली सुबह जब कामगार घर बनाने के लिए आए तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी पत्थर उस जगह से गायब हो गए हैं जहां वे उन्हें रख के गए थे। लेकिन कीचड़ में लड़कों के पैरों के निशानों ने कहानी बयां कर दी। यह पता लगाना आसान था कि शरारत किसने की थी। जब लड़कों के पिताओं को उनके द्वारा उत्पन्न परेशानी के बारे में बताया गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। युवा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह समझने की बहुत कोशिश की कि मिल तालाब के किनारे घाट बनाना एक सार्वजनिक आवश्यकता थी। उसके पिता ने उसकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, कोई भी चीज कभी भी सच में उपयोगी नहीं हो सकती जो एक ही समय में सच में ईमानदार न हो। और बेंजामिन ने यह सबक कभी नहीं भुलाया। चौथा, व्यापार का चयन करना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, युवा बेंजामिन को अपने पिता की दुकान में जो काम करना पड़ता था वह उसे पसंद नहीं था। उसके पिता को खुद इस धंधे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह लड़के को दोष नहीं दे सकते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेंजामिन, चूंकि तुमने मोमबत्ती बनाने का काम नए करने का मन बना लिया है तो तुम कौन सा काम सीखना चाहोगे? आप जानते हैं कि मैं नाविक बनना चाहता हूं, लड़के ने कहा। लेकिन तुम नाविक नहीं बनोगे, उसके पिता ने कहा। मैं चाहता हूं कि तुम जमीन पर कुछ उपयोगी काम सीखो, और बेशक तुम उस तरह के काम में सबसे ज्यादा सफल होंगे जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अगले दिन वह लड़के को अपने साथ बोस्टन की दुकानों में घुमाने ले गया। वहां उन्होंने देखा कि हर तरह के कारीगर अपने अपने काम में व्यस्त थे। बेंजामिन बहुत खुश हुए। बहुत समय बाद जब वे बहुत बड़े आदमी बन गए तो उन्होंने कहा, तब से मुझे अच्छे कारीगरों को अपने औजार संभालते देखना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने समुद्र में जाने का विचार त्याग दिया और कहा कि वह कोई ऐसा काम सीखेंगे जो उनके पिता उनके लिए चुनेंगे। उनके पिता को लगा कि कटलरी का काम अच्छा है। उनके चचेरे भाई सैमुअल फ्रैंकलिन ने बोस्टन में कटलरी की दुकान खोली थी और वह बेंजामिन को कुछ दिनों के लिए ट्रायल पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। बेंजामिन चाकू, कैंची, उस्तरा और अन्य सभी प्रकार के काटने के औजार बनाना सीखने के विचार से खुश थे। लेकिन उनके चचेरे भाई ने उन्हें यह काम सिखाने के लिए इतने पैसे मांगे कि उनके पिता उसे वहन नहीं कर सके। इसलिए लड़के को वापस मोमबत्ती बनाने वाले की दुकान पर ले जाया गया। इसके तुरंत बाद बेंजामिन के भाई जेम्स फ्रैंकलिन ने बोस्टन में एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। उनका उद्देश्य किताबें और एक अखबार छापना और प्रकाशित करना था। बेंजामिन को किताबें बहुत पसंद है। उनके पिता ने कहा उसे प्रिंटर बनना सीखना चाहिए, और इसलिए जब वे 12 साल के थे तो उन्हें अपने भाई के पास प्रिंटर का काम सीखने के लिए भेज दिया गया। उन्हें 21 साल की उम्र तक उनके साथ रहना था। उन्हें भोजन और कपड़े मिलते थे और आखिरी साल को छोड़कर कोई और वेतन नहीं मिलता था। मेरा मानना है कि आखिरी साल में उन्हें किसी भी दूसरे कामगार के बराबर वेतन मिलना था। 5वां, फ्रैंकलिन ने स्वयं को कैसे शिक्षित किया। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बालक थे तब बच्चों के लिए कोई किताबें नहीं थी, फिर भी वे अपना अधिकांश खाली समय पढ़ने में बिताते थे। उनके पिता की किताबें समझना आसान नहीं था। आजकल के लोग उन्हें बहुत नीरस और भारी समझते हैं, लेकिन 12 साल की उम्र से पहले ही बेंजामिन ने उनमें से ज्यादातर किताबें पढ़ ली थी। उन्होंने वो सब कुछ पढ़ लिया था जो उन्हें मिल सकता था। जब वे अपने भाई के पास काम करने चले गए तो उन्हें अच्छी किताबें मिलना आसान लगने लगा। अक्सर वे शाम को कोई किताब उधार लेते और फिर लगभग पूरी रात उसे पढ़ते रहते ताकि सुबह उसे वापस कर सके। जब किताबों के मालिकों को पता चला कि वे हमेशा अपनी किताबें जल्दी और साफ करके लौटा देते हैं तो वे उसे जो भी चाहिए उधार देने को तैयार हो गए। वे लगभग 14 वर्ष के थे जब उन्होंने स्पष्ट और सही ढंग से लिखना सीखना शुरू किया। बाद में उन्होंने बताया उन्होंने यह कैसे किया। उन्होंने कहा, इसी समय मेरी मुलाकात स्पेक्टेटर के एक विचित्र संस्करण से हुई। मैंने पहले कभी ऐसा कोई संस्करण नहीं देखा था। मैंने इसे खरीदा,
बार बार पढ़ा और इससे बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लेखन बहुत अच्छा लगा और मैंने चाहा कि यदि संभव हो तो मैं उसका अनुसरण कर सकूं। इस विचार से मैंने कुछ कागजात लिए और प्रत्येक वाक्य में भावनाओं का संक्षिप्त संकेत देकर उन्हें कुछ दिनों के लिए रख दिया और फिर पुस्तक को देखे बिना कागजात को फिर से पूरा करने का प्रयास किया तथा प्रत्येक सांकेतिक भावना को विस्तार से और पूरी तरह से व्यक्त किया जैसा कि पहले व्यक्त किया गया था तथा उन उपयुक्त शब्दों में जो मुझे याद आए। फिर मैंने अपने स्पेक्टेटर की तुलना मूल संस्करण से की, अपनी कुछ गलतियां पाई और उन्हें सुधारा, लेकिन मैंने पाया कि मुझे शब्दों का भंडार चाहिए था या उन्हें याद करने और प्रयोग करने में तत्परता चाहिए थे। स्पेक्टेटर में अच्छी कुछ कहानियों को लिया और उन्हें पद्य में बदल दिया और कुछ समय बाद जब मैं गद्य को अच्छी तरह भूल चुका था तो उन्हें पुनः पद्य में बदल दिया। लगभग इसी समय उनके भाई ने एक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। यह अमेरिका में प्रकाशित होने वाला चौथा समाचार पत्र था और इसे न्यू इंग्लैंड क्वार्टेट कहा जाता था। लोगों ने कहा कि यह एक मूर्खतापूर्ण काम है। उन्होंने कहा कि इस देश के लिए एक ही अखबार काफी है और इससे ज्यादा की मांग बहुत कम होगी। सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना करना खतरनाक था। जेम्स फ्रैंकलिन ने न्यू इंग्लैंड क्वार्टेट में मैसाचुसेट्स के सांसदों के बारे में कुछ प्रकाशित किया। इससे सांसद बहुत नाराज हो गए। उन्होंने जेम्स फ्रैंकलिन को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया और आदेश दिया कि वह अब न्यू इंग्लैंड क्वार्टेट नामक अखबार नहीं छापेंगे। लेकिन इस आदेश के बावजूद अखबार पहले की तरह हर हफ्ते छपता रहा। हालांकि यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम से छपता था। कई सालों तक संपादक और प्रकाशक के तौर पर उनका ही नाम रहा। भाग 6, बोस्टन को अलविदा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का अपने भाई जेम्स के साथ जीवन बहुत खुशहाल नहीं था। उनका भाई बहुत कठोर था और हमेशा अपने कामगारों में कमियां निकालता रहता था। कभी कभी वह युवा बेंजामिन को पीटता और बिना किसी कारण के उसे गालियां देता। जब बेंजामिन लगभग 17 वर्ष के हो गए थे तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अब इस व्यवहार को सहन नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि वह उसे छोड़कर किसी और के साथ काम ढूंढ लेगा। जब उनके भाई को पता चला कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता है तो वह बोस्टन के सभी अन्य मुद्रकों के पास गया और उन्हें समझाया कि वे बेंजामिन को कोई काम न दें। पिता ने जेम्स की बात मान ली और बेंजामिन को बहुत ही शरारती और खुश न कर पाने वाला व्यक्ति होने के लिए डांटा। लेकिन बेंजामिन जेम्स के प्रिंटिंग हाउस में वापस नहीं गया। उन्होंने मन बना लिया कि बोस्टन में काम न मिलने पर वे अपने घर से भाग जाएंगे और न्यूयॉर्क जाकर काम की तलाश करेंगे। उन्होंने अपनी किताबें बेचकर थोड़े पैसे जुटाए। फिर अपने पिता या माँ या अपने किसी भाई या बहन को अलविदा कहे बिना वे एक जहाज पर सवार हो गए जो बंदरगाह से रवाना होने के लिए तैयार था। ऐसा लगता नहीं कि ऐसा करते हुए वे बहुत खुश होंगे। बहुत समय बाद उन्होंने कहा, मैं इसे अपने जीवन की पहली गलतियों में से एक मानता हूं। इससे उनका क्या अभिप्राय था? इरेटा गलतियां हैं, ऐसी गलतियां जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। बोस्टन छोड़ने के 3 दिन बाद युवा फ्रैंकलिन ने खुद को न्यूयॉर्क में पाया। यह 1723 का अक्टूबर का महीना था। उस लड़के की जेब में बहुत कम पैसे थे। न्यूयॉर्क में उसका कोई परिचित नहीं था। वह घर और दोस्तों से 300 मील दूर था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, वह काम की तलाश में सड़कों पर घूमने लगा। न्यूयॉर्क उस समय एक छोटा सा शहर था और वहां कोई अखबार नहीं निकलता था। वहां सिर्फ कुछ प्रिंटिंग हाउस थे और उनके पास ज्यादा काम नहीं था। बोस्टन से आए लड़के ने हर जगह फोन किया, लेकिन उसने पाया कि कोई भी उसकी मदद लेने के लिए तैयार नहीं था। एक छोटे से प्रिंटिंग हाउस में फ्रैंकलिन को बताया गया कि शायद उन्हें फिलाडेल्फिया में काम मिल जाए, जो उस समय न्यूयॉर्क से कहीं अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। फिलाडेल्फिया घर से 100 मील दूर था। उन दिनों 100 मील की दूरी बहुत लंबी होती थी, लेकिन फ्रैंकलिन ने बिना देर किए वहां जाने का मन बना लिया। ऐसा करना हार मानकर बोस्टन लौटने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा आसान होता। भाग 7, फिलाडेल्फिया में पहला दिन। न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता समुद्र के रास्ते से था और दूसरा रास्ता
न्यू जर्सी राज्य से होकर जमीन के रास्ते से है। चूंकि फ्रैंकलिन के पास बहुत कम पैसा था, इसलिए उन्होंने जमीन के रास्ते छोटा रास्ता लिया, लेकिन उन्होंने अपने रविवार के कपड़ों से भरा छोटा सा बक्सा एक नाव में समुद्र के रास्ते भेज दिया। जर्सी के पूर्वी तट पर स्थित पर्थ एम्बाई से लेकर डेलावेयर नदी पर स्थित बर्लिंगटन तक का पूरा रास्ता पैदल तय किया। आजकल आप यह दूरी 1 घंटे में तय कर सकते हैं, क्योंकि यह केवल 50 मील है। लेकिन उस समय रेल मार्ग नहीं थे और फ्रैंकलिन को भारी बारिश के बीच अकेले वैगन ट्रक पर लगभग 3 दिन तक चलना पड़ा। बर्लिंगटन में वह भाग्यशाली रहे कि उन्हें नदी में जा रही एक छोटी नाव पर ले जाया गया। बर्लिंगटन फिलाडेल्फिया से केवल 20 मील ऊपर है, लेकिन नाव बहुत धीमी गति से चल रही थी और चूंकि हवा नहीं थी, इसलिए लोगों ने बारी बारी से नाव चलाई। रात होने लगी और उन्हें डर लगने लगा कि वे अंधेरे में फिलाडेल्फिया से गुजर सकते हैं, इसलिए वे उतर गए और सुबह तक किनारे पर डेरा जमाए रखा। स्ट्रीट के किनारे उतरे जहां अब कैमडेन नौकाएं उतरती है। उसे देखकर किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह एक दिन शहर का सबसे महान व्यक्ति बनेगा। वह एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति था। वह अपने काम के कपड़े पहने हुए था और सड़क पर तथा छोटी नाव में काफी देर तक रहने के कारण बहुत गंदा हो गया था। उसकी जेबें कमीजों और मोजों से भरी हुई थी और उसके पास $1 से अधिक पैसा नहीं था। वह भूखा और थका हुआ था। उसका कोई दोस्त नहीं था। उसे कोई ऐसी जगह नहीं पता थी जहां वह ठहरने के लिए जगह ढूंढ सके। वह रविवार की सुबह थी। वह सड़क पर कुछ दूर तक गया और अपने चारों ओर देखने लगा। एक लड़का रोटी की टोकरी लेकर नीचे आ रहा था। मेरे युवा मित्र, फ्रैंकलिन ने कहा, तुम्हें वह रोटी कहाँ से मिली? नानमाई के यहाँ, लड़के ने कहा। और बेकरी कहाँ है? लड़के ने उसे कोने के पास ही छोटी सी बेकरी की दुकान दिखाई। युवा फ्रैंकलिन को इतनी भूख लगी थी कि वह इंतजार नहीं कर सका। वह जल्दी से दुकान में गया और 3 पैसे की रोटी मांगी। बेकर ने उसे 3 बढ़िया फूले हुए रोल दिए। फ्रैंकलिन को इतनी रकम मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने रोल ले लिए और बाहर चले गए। उसकी जेबें पहले से ही भरी हुई थी, इसलिए जब उसने एक रोल खाया तो उसने बाकी रोल अपनी काख में दबा रखे थे। जब वह मार्केट स्ट्रीट पर अपना रोल खाते हुए जा रहा था तो एक छोटी लड़की दरवाजे पर खड़ी होकर उस पर हंस रही थी। वह वाकई ही बहुत अजीब दिखने वाला लड़का था। लड़की का नाम डेवोरा रीड था। कुछ साल बाद वह बेंजामिन फ्रैंकलिन की पत्नी बन गई। फ्रैंकलिन को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने पाया कि वे केवल एक ही रोल खा सकते हैं, इसलिए उन्होंने बाकी 2 रोल एक गरीब महिला को दे दिए जो उनके साथ ही उसी नाव में आई थी। जब वह लड़का टहल रहा था तो उसकी नजर एक क्वेकर सभागृह पर पड़ी। दरवाजा खुला था और अंदर कई लोग चुपचाप बैठे हुए थे। सीटें आकर्षक लग रही थी, इसलिए फ्रैंकलिन अंदर चले गए और बैठ गए। दिन गर्म था। घर में लोग एकदम शांत थे। फ्रैंकलिन थका हुआ था। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में सो गया और इस प्रकार क्वेकर मीटिंग हाउस में ही बेंजामिन फ्रैंकलिन को फिलाडेल्फिया में पहला आश्रय और विश्राम मिला। बाद में जब फ्रैंकलिन नदी की ओर टहल रहे थे तो उनकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसका ईमानदार चेहरा उन्हें बहुत पसंद आया। मेरे मित्र, उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे किसी ऐसे घर के बारे में बता सकते हो जहां अजनबी लोग रहते हो? हाँ, युवक ने कहा, इसी सड़क पर एक घर है, लेकिन यह ऐसी जगह नहीं है जिसकी मैं सिफारिश कर सकूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें एक बेहतर घर दिखाऊंगा। फ्रैंकलिन उसके साथ वाटर स्ट्रीट पर एक घर तक चले गए और वहां उन्होंने रात के लिए आवास ढूंढ लिया और इस तरह फिलाडेल्फिया में उनका पहला दिन समाप्त हुआ। भाग 8। गवर्नर विलियम कीथ। केमर नामक एक व्यक्ति के प्रिंटिंग हाउस में उन्हें काम मिल गया। उन्हें मिस्टर रीड के घर में रहने की जगह मिल गई, जो उस लड़के के पिता थे जिसने उन पर 3 रोल को देखकर हंसी थी। वह केवल 17 वर्ष के थे और जल्दी उनकी जान पहचान कस्बे के कई ऐसे युवाओं से हो गई जो किताबों के शौकीन थे। कुछ ही समय में उनके पास पैसा जमा होने लगा और वे बोस्टन स्थित अपने पुराने घर को जितना हो सके भूलने की कोशिश करने लगे। एक दिन फिलाडेल्फिया में बेंजामिन फ्रैंकलिन के लिए एक पत्र आया। यह पत्र
कैप्टन रॉबर्ट होम्स का था, जो फ्रैंकलिन के बहनोई थे। कैप्टन होम्स एक व्यापारी जहाज के मालिक थे, जो बोस्टन और डेलावेयर खाड़ी के बीच चलता था। जब वह फिलाडेल्फिया से 40 मील नीचे न्यू कैसल में अपने जहाज पर सामान लाद रहे थे, तो उन्हें संयोग से उस युवक फ्रैंकलिन के बारे में पता चला, जो हाल ही में बोस्टन से आया था। वह तुरंत बैठ गया और उस युवक को एक पत्र लिखा। उसने उसे बताया कि बोस्टन में उसके माता पिता और दोस्त उसके लिए कैसे शोक मना रहे हैं। उसने उससे घर वापस जाने की विनती की और कहा कि अगर वह ऐसा करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब फ्रैंकलिन ने यह पत्र पढ़ा तो उन्हें उस पीड़ा और परेशानी के बारे में सोचकर बहुत दुख हुआ जो उन्होंने पैदा की थी। लेकिन वह बोस्टन वापस नहीं जाना चाहता था। उसे लगा कि उसके भाई ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया है और इसलिए वह अकेला दोषी नहीं है। उसे विश्वास था कि वह फिलाडेल्फिया में कहीं और से कहीं बेहतर कर सकता है। इसलिए उन्होंने बैठकर कैप्टन होम्स को एक उत्तर लिखा। उन्होंने इसे बहुत सावधानी से लिखा और उस रास्ते से जाने वाली पहली नाव से इसे न्यू कैसल भेज दिया। अब ऐसा हुआ कि उस समय प्रांत के गवर्नर सर विलियम कीथ न्यू कैसल में थे। जब पत्र उनके हाथ में आया तो वे कैप्टन होम्स के साथ थे। जब कैप्टन होम्स ने पत्र पढ़ा तो वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे गवर्नर को दिखाया। गवर्नर कीथ ने इसे पढ़ा और जब उन्हें पता चला कि इसका लेखक केवल 17 वर्ष का एक लड़का था तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, वह बहुत होनहार युवक है और उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिलाडेल्फिया के मुद्रकों को अपने व्यवसाय के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यदि युवा फ्रैंकलिन वहीं रहकर प्रेस स्थापित कर ले तो मैं उसके लिए बहुत कुछ करूंगा। कुछ समय बाद एक दिन जब फ्रैंकलिन केमर के प्रिंटिंग ऑफिस में काम कर रहे थे, गवर्नर उनसे मिलने आए। फ्रैंकलिन बहुत हैरान हुए। गवर्नर ने उसे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की पेशकश की। उसने वादा किया कि स्टेट के सभी पब्लिक प्रिंटिंग उनके पास होंगे, लेकिन आपको टाइप और जो कुछ भी आपकी जरूरत होगी उसे खरीदने के लिए इंग्लैंड जाना होगा। फ्रैंकलिन इसके लिए राजी हो गई, लेकिन उन्हें पहले बोस्टन लौटना था और अपने पिता की सहमति और सहायता लेनी थी। गवर्नर ने उसे एक पत्र दिया जिसे वह अपने पिता के पास ले जाना चाहता था। कुछ ही सप्ताह में वह घर के लिए रवाना हो गया। आप शायद यकीन करें कि बेंजामिन के पिता और माता उसे देखकर खुश हुए होंगे। वे 7 महीने से गायब थे और इतने समय में उन्होंने उससे एक शब्द भी नहीं सुना था। उसके भाई बहन भी उसे देखकर खुश हुए, सिवाय प्रिंटर जेम्स के, जिसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसके पिता ने गवर्नर का पत्र पढ़ा और फिर अपना सिर हिलाया। गवर्नर कीथ किस तरह का आदमी है? उन्होंने पूछा। उसके पास इतनी कम समझ है कि वह एक छोटे लड़के को इस तरह के बिजनेस में लगाने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद उसने गवर्नर को धन्यवाद पत्र लिखा। उसने कहा कि वह अपने बेटे के प्रति उनके द्वारा दिखाए गए दयालु व्यवहार और उसकी मदद करने की पेशकश के लिए आभारी है, लेकिन उसने सोचा कि बेंजामिन अभी भी इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत छोटा है और इसलिए वह उसे यह काम सौंपने के लिए सहमत नहीं होगा। जहां तक उसकी मदद करने की बात है तो वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास अपने खुद के कामों को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसे नहीं थे। भाग 9, फिलाडेल्फिया वापसी। बेंजामिन फ्रैंकलिन को बहुत निराशा हुई जब उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजने में मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन वे निराश नहीं हुए। कुछ ही हफ्तों में वे फिलाडेल्फिया लौटने के लिए तैयार थे। इस बार उन्हें घर से भागना नहीं पड़ा। उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी मां ने अपने प्यार के प्रतीक के रूप में उन्हें कई छोटे छोटे उपहार दिए। मेहनती बनो, उनके पिता ने कहा। अपने बिजनेस पर ध्यान दो और अपने पैसे को सावधानी से बचाओ और शायद जब तुम 21 वर्ष के होंगे तो तुम गवर्नर की मदद के बिना खुद के लिए स्थापित करने में सक्षम हो जाओ। प्रिंटर जेम्स को छोड़कर पूरे परिवार ने उन्हें अलविदा कहा। जब वे उस छोटे जहाज पर सवार हुए जो उन्हें न्यूयॉर्क तक ले जाने वाला था, न्यूयॉर्क पहुंचने पर उनके लिए एक और आश्चर्य की बात थी। न्यूयॉर्क के गवर्नर को पता चला कि जहाज पर बोस्टन से एक युवक आया हुआ है और उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। उस समय न्यूयॉर्क में कोई बड़ी लाइब्रेरी नहीं थी, किताबों की दुकानें भी नहीं थी और किताबों में रुचि रखने वाले लोग भी बहुत कम थे। इसलिए गवर्नर ने फ्रैंकलिन को अपने पास बुलाया
और उनसे मुलाकात की। उन्होंने फ्रैंकलिन को अपनी लाइब्रेरी दिखाई और किताबों और लेखकों के बारे में लंबी बातचीत की। गवर्नर था जिसने बेंजामिन पर ध्यान दिया था। उसके जैसे गरीब लड़के के लिए यह बहुत सम्मान की बात थी और बहुत ही सुखद थी। जब वे फिलाडेल्फिया पहुंचे तो उन्होंने गवर्नर कीथ को वह पत्र दिया जो उनके पिता ने लिखा था। गवर्नर बहुत खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता बहुत सावधान हैं। व्यक्तियों में बहुत अंतर होता है। युवा पुरुषों पर कभी कभी बड़े कामों के लिए उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना कि अगर वे बड़े होते। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह अपने पिता की मदद के बिना फ्रैंकलिन को बिजनेस में स्थापित करेंगे। मुझे फर्स्ट क्लास के प्रिंटिंग ऑफिस में आवश्यक सभी चीजों की सूची दीजिए। मैं देखूंगा कि आप सभी चीजें ठीक से तैयार कर लें। फ्रैंकलिन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि गवर्नर कीथ दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक है। कुछ ही दिनों में उसने गवर्नर के सामने एक छोटे से प्रिंटिंग ऑफिस में आवश्यक चीजों की एक सूची रख दी। इसकी कीमत लगभग $500 थी। गवर्नर सूची से खुश थे। उस समय अमेरिका में टाइप फाउंड्री नहीं थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां प्रिंटिंग प्रेस बनाई जाती हो। सब कुछ इंग्लैंड से खरीदना पड़ता था। गवर्नर ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहतर होगा कि आप इंग्लैंड जाकर स्वयं अपने लिए प्रकार चुन लें और देखें कि सब कुछ वैसे ही है जैसा आप चाहते हैं? हाँ सर, फ्रैंकलिन ने कहा, मुझे लगता है कि यह एक बड़ा फायदा होगा। ठीक है तो फिर, गवर्नर ने कहा, लंदन जाने वाले अगले नियमित जहाज पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। यह मेरे खर्च पर होगा। उस समय केवल एक ही जहाज था जो फिलाडेल्फिया से इंग्लैंड तक नियमित यात्रा करता था और वह भी वर्ष में केवल एक बार। इस जहाज का नाम एनिस था। यह कई महीनों तक फिर से चलने के लिए तैयार नहीं होगा। और इस प्रकार युवा फ्रैंकलिन यात्रा के लिए तैयार होने के दौरान मिस्टर कीमर के छोटे से प्रिंटिंग ऑफिस में काम करते रहे। उन्होंने अपने खर्च के लिए पर्याप्त धन जमा कर लिया था। वे हर चीज के लिए गवर्नर कीथ पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे और यह अच्छी बात थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाग 10, इंग्लैंड की पहली यात्रा। अंततः एनिस जहाज रवाना होने के लिए तैयार हो गया। गवर्नर कीथ ने युवा फ्रैंकलिन को इंग्लैंड में अपने कुछ मित्रों को परिचय पत्र देने का वादा किया था। उन्होंने उसे प्रेस और टाइप करने के लिए पैसे देने का भी वादा किया था। लेकिन जब फ्रैंकलिन ने गवर्नर के घर जाकर उन्हें अलविदा कहा और पत्र प्राप्त किए तो गवर्नर उनसे मिलने में बहुत व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि वे पत्र और पैसे जहाज पर ही भेज देंगे। जहाज रवाना हुआ। फ्रैंकलिन को नहीं भेजा गया था। जब वह अंततः लंदन पहुंचे तो उन्होंने स्वयं को बिना पैसे और बिना दोस्तों के पाया। गवर्नर कीथ ने उन्हें सिर्फ वादे दिए थे। वह उन्हें इससे ज्यादा कभी कुछ नहीं देंगे। वह एक ऐसे आदमी थे जिसके वचन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। फ्रैंकलिन उस समय सिर्फ 18 साल के थे। अब उन्हें पूरी तरह से खुद पर निर्भर रहना होगा। उन्हें दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाना होगा, बिना किसी की मदद के। वे तुरंत काम की तलाश में निकल पड़े। उन्हें एक प्रिंटिंग ऑफिस में नौकरी मिल गई और वह वहां करीब 1 साल तक रहे। लंदन में रहते हुए फ्रैंकलिन ने कई साहित्यिक लोगों से मुलाकात की। उन्होंने खुद को प्रतिभा और सरलता से परिपूर्ण एक युवा साबित किया। वे कभी भी निष्क्रिय नहीं रहे। प्रिंटिंग ऑफिस में उनके साथी शराब के शौकीन और नशेड़ी थे। वह अक्सर उनसे कहा करते थे कि शराब के लिए पैसे खर्च करके खुद को बर्बाद करना कितनी बड़ी मूर्खता है। वे सिर्फ पानी पीते थे। वे ताकतवर और एक्टिव थे। वे उन सभी से ज्यादा वजन उठा सकते थे और ज्यादा काम कर सकते थे। उन्होंने उनमें से कई लोगों को शराब पीना छोड़ने और बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। फ्रैंकलिन एक बेहतरीन तैराक भी थे। लंदन में कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी तरह तैर सके। उन्होंने तैराकी पर 2 निबंध लिखे और तैराकी स्कूल खोलने की कुछ योजनाएं बनाई। जब वे लगभग 1 वर्ष तक लंदन में रहे तो उनकी मुलाकात फिलाडेल्फिया के एक व्यापारी श्री डेनहम से हुई और उनके बीच गहरी मित्रता हो गई। श्री डेनहम ने अंततः फ्रैंकलिन को फिलाडेल्फिया लौटने और अपने ड्राई गुड्स स्टोर में क्लर्क बनने के लिए राजी कर लिया और इसलिए अगली जुलाई की 23 तारीख को वह घर के लिए रवाना हो गए। जहाज को यात्रा करने में लगभग 3 महीने लगे और अक्टूबर तक वे फिर से फिलाडेल्फिया में पैर नहीं रख पाए।
भाग 11। फिलाडेल्फिया में एक अग्रणी व्यक्ति। जब फ्रैंकलिन 24 वर्ष के थे तब उनकी शादी मिस डेबोरा रीड से हुई। यह वही युवती थी जो उन पर तब हंसी थी जब वे अपने 3 रोल के साथ सड़क पर चल रहे थे। वे कई वर्षों तक बहुत खुशी से साथ साथ रहे। कुछ समय पहले फ्रैंकलिन के मित्र और नियोक्ता श्री डेनहम की मृत्यु हो गई थी। ड्राई गुड्स स्टोर जिसके वह मालिक थे बिक चुका था और सेल्समैन या क्लर्क के रूप में फ्रैंकलिन का बिजनेस खत्म हो चुका था। लेकिन उस युवा व्यक्ति ने खुद को बहुत मेहनती और योग्य व्यक्ति के रूप में दिखाया था। उसे जानने वाले सभी लोग उस पर भरोसा करते थे। उनके एक दोस्त जिसके पास पैसे थे, उन्होंने उन्हें अखबार के कारोबार में भागीदार बनाने की पेशकश की और इस तरह वे फिर से प्रिंटर बन गए और पेंसिल्वेनिया गैजेट नामक अखबार के संपादक बन गए। बहुत समय नहीं बीता था जब फ्रैंकलिन को फिलाडेल्फिया के अग्रणी व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। उनका नाम सिर्फ पेंसिल्वेनिया में ही नहीं बल्कि सभी कॉलोनियों में जाना जाने लगा। वह हर समय अपने आसपास के लोगों को अधिक बुद्धिमान, बेहतर और खुशहाल बनाने की योजनाओं के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने एक सदस्यता और परिचालन पुस्तकालय की स्थापना की जो अमेरिका में पहला था। यह लाइब्रेरी वर्तमान फिलाडेल्फिया पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत थी। उन्होंने शिक्षा पर शोध पत्र लिखे। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का गठन किया। उन्होंने फिलाडेल्फिया में पहली अग्निशमन कंपनी स्थापित की जो अमेरिका में भी पहली थी। उन्होंने ताम्र प्लेट प्रेस का आविष्कार किया तथा न्यू जर्सी में पहली बार कागजी मुद्रा छापी। उन्होंने लोहे की चिमनी का भी आविष्कार किया जिसे फ्रैंकलिन स्टोव कहा जाता है और इसका उपयोग आज भी वहां किया जाता है जहां लकड़ी प्रचुर मात्रा में और सस्ती है। 10 साल की अनुपस्थिति के बाद वे बोस्टन में अपने पुराने घर में आए। अब हर कोई उन्हें देखकर खुश था, यहां तक कि उनका भाई जेम्स जो प्रिंटर था वह भी। जब वे फिलाडेल्फिया लौटे तो उन्हें औपनिवेशिक विधानसभा का क्लर्क चुना गया। इसके कुछ समय बाद ही उन्हें शहर का पोस्टमास्टर चुन लिया गया। लेकिन उस समय इस पद पर काम करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उन्होंने पूरे वर्ष में इतना मेल नहीं संभाला जितना अब फिलाडेल्फिया डाकघर से 1 घंटे में गुजरता है। भाग 12। फ्रैंकलिन के जीवन के नियम। यहां जीवन के कुछ नियम दिए गए हैं जो फ्रैंकलिन ने युवा अवस्था में अपने लिए बनाए थे। नंबर 1, जब तक वह अपना सारा कर्ज चुका न दे तब तक बहुत मितव्ययिता से जीवन व्यतीत करना। नंबर 2, हर समय सत्य बोलना, वचन और क्रम में ईमानदार रहना। नंबर 3, जो भी काम हाथ में ले उनमें पूरी लगन से लग जाएं और अचानक अमीर बनने के लिए कोई भी मूर्खतापूर्ण काम न करें। उन्होंने कहा, मेहनत और धैर्य ही समृद्धि के सबसे पक्के साधन है। नंबर 4, किसी भी व्यक्ति की बुराई न करें, सत्य के विषय में भी नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में वह सब अच्छा बोलें जो वह जानता हो। जब वे 26 वर्ष के थे तो उन्होंने पुअर रिचर्ड्स अल्नमैक नामक पंचांग का पहला अंक प्रकाशित किया। यह पंचांग बुद्धिमत्तापूर्ण और विनोदपूर्ण कथनों से भरा था और जल्द ही हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। 25 सालों तक हर साल पुअर रिचर्ड्स अल्नमैक का एक नया अंक छापा जाता था। इसे देश के सभी हिस्सों में बेचा जाता था। जिन लोगों के पास कोई और किताब नहीं होती थी वे पुअर रिचर्ड्स अल्नमैक खरीदते और पढ़ते थे। कई किसानों के पुस्तकालय में सिर्फ पारिवारिक बाइबल होती थी जिसमें इस प्रसिद्ध पंचांग के 1 या उससे ज्यादा अंक होते थे। पुअर रिचर्ड की कुछ बातें इस प्रकार है। बुद्धिमानों के लिए एक शब्द ही काफी है। ईश्वर उनकी सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करते हैं। जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। बिना कष्ट के कोई लाभ नहीं होता। जब आलसी सो रहे हो तब गहरी जुताई करो और तुम्हारे पास बेचने और रखने के लिए अनाज होगा। आज का एक दिन कल के 2 दिनों के बराबर है। थोड़े से प्रहार से बड़े ओक गिर गए। अपनी दुकान संभालो और तुम्हारी दुकान तुम्हें संभालेगी। सोती हुई लोमड़ी मुर्गी नहीं पकड़ती। परिश्रम सौभाग्य की जननी है।
लगातार गिरने से पत्थर घिस जाते हैं। एक छोटा सा रिसाव एक बड़े जहाज को डुबो देगा। जो प्रेम को संजोता है वह भिखारियों को भीख देगा। ऋणदाताओं की याददाश्त देनदारों से बेहतर होती है। बहुत से लोग थोड़े से पैसे से भी काम चला लेते हैं। मूर्ख लोग दावतें करते हैं और बुद्धिमान लोग उन्हें खाते हैं। बहुत से लोग अच्छी कीमत के पैसे खरीदकर बर्बाद हो गए हैं। कर्ज में डूबने से बेहतर है कि रात का खाना खाकर सो जाएं। उम्र और अभाव के कारण जितना हो सके बचत करो। कोई भी सुबह का सूरज पूरे दिन नहीं टिकता। यह जानकर खुशी होती है कि फ्रैंकलिन ने अपने बनाए जीवन के नियमों का पालन किया और उनकी पत्नी डेबोरा भी उनकी तरह ही व्यस्त और मितव्ययी थी। वे कोई बेकार नौकर नहीं रखते थे। उनका फर्नीचर सबसे सस्ता था। उनका खाना सादा और सरल था। 2 पैसे के मिट्टी के कटोरे में पित्तल के चम्मच से खाते थे। लेकिन अंततः जब एक सुबह उन्हें नाश्ते के लिए बुलाया गया तो उसने अपना दूध एक चीनी के बर्तन में पाया और कटोरे के पास एक चांदी का चम्मच रखा हुआ था। उनकी पत्नी ने उन्हें सरप्राइज के तौर पर खरीदा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि उनके पति को भी अपने पड़ोसियों की तरह ही चांदी का चम्मच और चीनी मिट्टी का कटोरा मिलना चाहिए। भाग 13 उपनिवेशों के लिए फ्रैंकलिन की सेवाएं। और इस प्रकार जैसा कि आपने देखा, बेंजामिन फ्रैंकलिन समय के साथ हमारे देश के अग्रणी व्यक्तियों में से एक बन गए। 1753 में जब वे 45 वर्ष के थे, उन्हें अमेरिका का डिप्टी पोस्टमैन जनरल बनाया गया। उन्हें प्रति वर्ष लगभग $3000 का वेतन दिया जाना था तथा अपने सहायकों को भी वेतन देना था। लोग तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच नियमित रूप से प्रति सप्ताह एक बार डाक ले जाने का प्रस्ताव रखा। सोमवार की सुबह फिलाडेल्फिया से शुरू होने वाले पत्र अगले रविवार की रात को बोस्टन पहुंच जाते थे। यह एक अद्भुत और लगभग असंभव उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन आजकल आधी रात को फिलाडेल्फिया से निकलने वाले पत्रों को अगली सुबह बोस्टन में नाश्ते की मेज पर पढ़ा जाता है। उस समय पूरे देश में 70 डाकघर भी नहीं थे। अब 70,000 से भी ज्यादा है। 21 वर्षों तक अमेरिकी उपनिवेशों के लिए डिप्टी पोस्टमास्टर जनरल का पद संभाला। 1754 में अल्बानी में सभी उपनिवेशों के प्रमुख लोगों की एक बैठक हुई। कनाडा के फ्रांसीसी और इंडियंस के साथ युद्ध की आशंका थी और उपनिवेशों ने उन लोगों को रक्षा के लिए उपायों की योजना बनाने के लिए भेजा था। इस बैठक में पेंसिल्वेनिया से आए लोगों में बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। उन्होंने उपनिवेशों के एकीकरण के लिए एक योजना प्रस्तुत की और इसे अपनाया गया। लेकिन हमारे अंग्रेज शासकों ने कहा कि यह बहुत लोकतांत्रिक है और इसे लागू करने से इनकार कर दिया। फ्रैंकलिन की इस योजना ने उपनिवेशों के लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया। उपनिवेशों के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उपनिवेशों को एकजुट क्यों नहीं होना चाहिए? उन्हें एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? और इस तरह एक महान देश क्यों नहीं बनना चाहिए? और इसलिए हम सच कह सकते हैं कि यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ही थे जिन्होंने पहली बार लोगों के मन में महान संघ का विचार डाला, जिसे अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। उपनिवेशों के लोग अंग्रेजों के शासन में खुश नहीं थे। एक के बाद एक ऐसे कानून बनाए गए जिन्हें वे दमनकारी और बोझिल मानते थे। इन कानूनों का उद्देश्य अमेरिकी लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के व्यापारियों और राजनेताओं को समृद्ध बनाना था। 1757 में पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड और जॉर्जिया के लोगों ने इन उत्पीड़नों के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए किसी को इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। सभी उपनिवेशों में इस काम के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं था और इसलिए उन्हें भेजा गया। महान अमेरिकी की ख्याति उनसे आगे जा चुकी थी। हर कोई उन्हें सम्मान देने के लिए उत्सुक था। उन्होंने उस समय के कई प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात की और अंततः वे अपने मिशन का उद्देश्य प्राप्त करने में सफल हो गए। लेकिन उस समय ऐसा कारोबार बहुत धीमी गति से चलता था। 5 साल बीत गए, तब जाकर वह अमेरिका लौटने के लिए तैयार हुए। नवंबर 1762 में वे फिलाडेल्फिया पहुंचे और पेंसिल्वेनिया की औपनिवेशिक सभा ने उनकी महान सेवाओं के लिए
सार्वजनिक रूप से उनका धन्यवाद किया। लेकिन जल्द ही उपनिवेशों और इंग्लैंड की सरकार के बीच नई परेशानियां पैदा हो गई। अन्य कानून पारित किए गए जो पहले से भी ज्यादा दमनकारी थे। उपनिवेशों पर कर लगाने और उपनिवेशवासियों को स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए मजबूर करने का प्रस्ताव रखा गया। इस अंतिम अधिनियम को स्टाम्प टैक्स कहा गया और अमेरिकी लोगों ने इसका पूरी ताकत से विरोध किया। फ्रैंकलिन को घर पर रहते हुए मुश्किल से 2 साल ही हुए थे कि उन्हें अपने देशवासियों के पक्ष में पैरवी करने के लिए पुनः इंग्लैंड भेज दिया गया। इस बार वे 10 वर्ष से अधिक तक विदेश में रहे, किंतु उन्हें पहले जितनी सफलता नहीं मिली। 1774 में वे मैसाचुसेट के लोगों की ओर से एक याचिका प्रस्तुत करने के लिए राजा की परिषद के समक्ष उपस्थित हुए। अब वह लगभग 70 साल के एक आदरणीय व्यक्ति थे। वे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनकी याचिका खारिज कर दी गई। परिषद के एक सदस्य ने उन्हें शर्मनाक तरीके से अपमानित किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अगले दिन उन्हें अमेरिका के डिप्टी पोस्टमैन जनरल के पद से बर्खास्त कर दिया गया। मई 1775 में वे पुनः फिलाडेल्फिया में अपने घर पर थे। उनके आगमन से 2 सप्ताह पहले लेक्सिंगटन की लड़ाई लड़ी गई थी और क्रांति का युद्ध शुरू हो गया था। फ्रैंकलिन ने अमेरिकी उपनिवेशों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अंग्रेजी राजा को मनाने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन राजा और उनके सलाहकारों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था। विदेश में अपने 10 वर्षों के दौरान वे हमेशा इंग्लैंड में ही नहीं रहे। उन्होंने यूरोप के कई देशों की यात्रा की थी और कई बार पेरिस भी गए थे। उनकी अनुपस्थिति के दौरान कई परिवर्तन हुए। उनकी पत्नी श्रीमती डेबोरा फ्रैंकलिन की मृत्यु हो चुकी थी। उनके माता पिता और 15 भाई बहनों को भी कब्र में दफनाया गया था। उन्होंने अपने शेष जीवन देश की सेवा में बिताने थे। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष दे दिए थे। भाग 14। फ्रैंकलिन की अद्भुत पतंग। बेंजामिन फ्रैंकलिन न केवल एक प्रिंटर, राजनीतिज्ञ और राजनेता थे, बल्कि वे अमेरिका के पहले वैज्ञानिक भी थे। उलझन भरी चिंताओं के बीच प्रकृति के नियम का अध्ययन करना और सृष्टि के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करना उनका शौक था। उनके समय में कोई बहुत बड़ी खोज नहीं हुई थी। भाप इंजन अज्ञात था। टेलीग्राफ के बारे में तो सपने में भी नहीं सोचा गया था। विज्ञान की खोजों के जरिए आज हम जिन हजारों सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं, उनके बारे में तब सोचा भी नहीं गया था, या अगर सोचा भी गया था तो उन्हें असंभव माना गया था। फ्रैंकलिन ने बिजली पर प्रयोग करना तब शुरू किया जब वे लगभग 40 वर्ष के थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पता लगाया कि बिजली बिजली के कारण होती है। वे लंबे समय से सोचते थे कि यह सच है, लेकिन उनके पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर वे तूफान के दौरान किसी ऊंचे टावर पर खड़े हो सकते हैं, तो वह एक नुकीली लोहे की छड़ के माध्यम से बादलों से कुछ बिजली खींच सकते हैं। लेकिन फिलाडेल्फिया में कोई ऊंचा टावर नहीं था, यहां तक कि कोई ऊंचे धार्मिक स्थान का शिखर भी नहीं था। आखिरकार उन्होंने पतंग बनाकर उसे बादलों तक उड़ाने का विचार किया, लेकिन कागज की पतंग बारिश में खराब हो जाती और ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती। इसलिए कागज की जगह उन्होंने एक हल्के रेशमी रुमाल का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने 2 पतले लेकिन मजबूत क्रॉस पीस से बांधा। पतंग के ऊपरी हिस्से पर उन्होंने एक नुकीली लोहे की छड़ रखी। डोरी भांग की थी, सिवाय निचले सिरे पर एक छोटे टुकड़े के, जो रेशम का था। भांग की डोरी के सिरे पर एक लोहे की चाबी बंधी थी। मुझे लगता है कि यह एक अजीब किस्म की पतंग है, फ्रैंकलिन के छोटे लड़के ने कहा। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हो? अगले तूफान तक इंतजार करो, फिर तुम देखोगे, फ्रैंकलिन ने कहा। तुम मेरे साथ चलो और हम इसे बादलों तक भेज देंगे। उन्होंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि यदि प्रयोग असफल हो गया तो उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि सब उस पर हंसेंगे। आखिरकार एक दिन तूफान आया और फ्रैंकलिन अपने बेटे के साथ पतंग उड़ाने के लिए मैदान में निकल गए। हवा लगातार चल रही थी और पतंग को बादलों की ओर दूर तक उड़ाना आसान था। फिर डोरी का रेशमी शिरा पकड़े हुए फ्रैंकलिन खेत में एक छोटे से छप्पर के नीचे खड़े हो गए और देखने लगे कि क्या होता है। बिजली चमकी, गरज के साथ बारिश हुई,
लेकिन पतंग में बिजली का कोई निशान नहीं था। आखिरकार जब वे प्रयोग छोड़ने ही वाले थे तो फ्रैंकलिन ने देखा कि उनकी भांग की डोरी के ढीले रेशे हिलने लगे थे। उन्होंने अपनी उंगलियों को चाबी के पास रखा और आग की चिंगारियां उनके हाथ की ओर उड़ती हुई आई। वे खुशी से पागल हो गए। आग की ये चिंगारियां बिजली थी। उन्होंने उन्हें बादलों से खींचा था। अगर फ्रैंकलिन को पता होता तो वह प्रयोग बहुत खतरनाक था। यह उनके और पूरी दुनिया के लिए सौभाग्य की बात थी कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद से बादलों से बिजली खींचने की कोशिश करने वाले 1 से ज्यादा लोगों की मौत भांग की पतंग की डोरी से गिरी बिजली से हुई। जब फ्रैंकलिन की खोज के बारे में लोगों को पता चला तो यूरोप के विद्वानों में बहुत उत्साह था। वे तब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाए जब तक कि उनमें से किसी ने इस प्रकार के प्रयोगों से इसे साबित नहीं कर दिया। वे इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि दूरदराज के शहर फिलाडेल्फिया में रहने वाला एक आदमी ऐसी खोज कर सकता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल एक अमेरिकी ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जो करने लायक हो? फ्रैंकलिन जल्द ही विदेशी देशों में एक दार्शनिक और विज्ञान के व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ऑक्सफोर्ड और एडिनबर्ग विश्वविद्यालयों ने उन्हें अपनी सर्वोच्च डिग्री प्रदान करके सम्मानित किया। अब वे डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, लेकिन अमेरिका में लोग अभी भी उन्हें केवल एक व्यवसायी, एक महान प्रिंटर और पुअर रिचर्ड्स अलमनैक के संपादक के रूप में ही जानते थे। यह सब कुछ उपनिवेशों से इंग्लैंड के राजा और सरकार के राजदूत के रूप में उनके करियर की शुरुआत से पहले हुआ था। मैं आपको विज्ञान में उनकी सभी खोजों के बारे में नहीं बता सकता। उन्होंने बिजली की छड़ का आविष्कार किया और कई प्रयोग करके उन्होंने बिजली के बारे में इतना कुछ सीखा जितना दुनिया को पहले कभी नहीं पता था। उन्होंने ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि के नियमों की खोज के लिए कई अनोखे प्रयोग किए। बर्फ पर रंगीन कपड़े की पट्टियां बिछाकर उन्होंने जाना कि कौन से रंग ऊष्मा के सबसे अच्छे संवाहक हैं। उन्होंने हारमोनिका का आविष्कार किया, जो एक अद्भुत संगीत वाद्य था जिसमें ध्वनि संगीत में चश्मे द्वारा उत्पन्न की जाती थी। विदेश में अपने लंबे प्रवास के दौरान उन्होंने अपने वैज्ञानिक अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने उस समय के कई महान विद्वानों से मुलाकात की और हर जगह उनका बहुत सम्मान किया गया। यूरोप की महान वैज्ञानिक समितियों, पेरिस और मैड्रिड में रॉयल अकादमियों ने उन्हें पहले ही अपने सदस्यों में से एक के रूप में चुना था। फ्रांस के राजा ने उन्हें एक पत्र लिखा जिसमें बिजली के उनकी उपयोगी खोजों और बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। यह सब कुछ लोगों को बहुत गर्वित कर सकता था, लेकिन डॉक्टर फ्रैंकलिन के साथ ऐसा नहीं था। जब ये सम्मान उन पर बरसने लगे थे, उस समय उन्होंने अपने एक मित्र को लिखे पत्र में कहा था, मनुष्य का गौरव बहुत अलग तरीके से संतुष्ट होता है, और यदि महामहिम ने मुझे मार्शल का स्टाफ भेजा होता तो मुझे लगता कि मुझे उन पर इतना गर्व नहीं होता जितना कि आपके सम्मान पर है। भाग 15, अंतिम वर्ष। 1776 में सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया में एकत्र हुए और उन्होंने अमेरिका की दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस का गठन किया। युद्ध शुरू हुए अब 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था और उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के राजा और उनकी परिषद के अधीन न होने का मन बना लिया था। उनमें से कई लोग अपनी नई सरकार स्थापित करने के प्रबल पक्षधर थे। स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई और बेंजामिन फ्रैंकलिन उस समिति में से एक थे। 4 जुलाई को कांग्रेस ने उपनिवेशों को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों में पेंसिल्वेनिया के बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। इसके तुरंत बाद डॉक्टर फ्रैंकलिन को संयुक्त राज्य अमेरिका से मंत्री के रूप में पेरिस भेजा गया। अगले वर्ष 1777 की शुरुआत में उन्होंने फ्रांस के राजा को इस देश की स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए राजी किया। इस तरह उन्होंने अमेरिकियों के लिए उस समय सहायता सुनिश्चित की जब उन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। यदि इस समय उनकी सेवाएं न होती तो क्रांति का युद्ध वास्तव में बहुत अलग तरीके से समाप्त हो सकता था। 1785 तक वह पुनः अपने घर नहीं लौट सके। उस समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष थी। उन्होंने अपने देश की सेवा 53 साल तक ईमानदारी से की थी। अगर उन्हें निजी जीवन में जाने का मौका मिलता
तो उन्हें खुशी होती। जब वे फिलाडेल्फिया पहुंचे तो हजारों देशवासियों ने उनका स्वागत खुशी से किया। जनरल वाशिंगटन उनका स्वागत करने वाले और उनकी महान सेवाओं के लिए उन्हें धन्यवाद देने वाले पहले लोगों में से थे। उसी वर्ष उनके राज्य की आभारी जनता ने उन्हें पेंसिल्वेनिया का राष्ट्रपति चुना। 2 साल बाद उन्होंने लिखा, मैं यहाँ अपने घर में, अपने परिवार के बीच, अपनी बेटी और पोते पोतियों के बीच, अपने पुराने दोस्तों या अपने दोस्तों के बेटों के बीच हूँ जो मेरा समान रूप से सम्मान करते हैं। संक्षेप में, मैं यहाँ अच्छा रहने के हर अवसर का आनंद लेता हूँ और बाकी सब कुछ जो मैं चाहता हूँ सिवाय परिश्रम के, और मैं जल्द ही उम्मीद कर सकता हूँ कि या तो मेरा पद समाप्त हो जाए जो 3 साल से अधिक नहीं चल सकता, या फिर मैं जीना छोड़ दूं। अगले वर्ष वे उस सम्मेलन के प्रतिनिधि थे जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान संविधान का निर्माण किया। इसके कुछ समय बाद अपने मित्र वाशिंगटन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा, मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए मुझे 2 वर्ष पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन यद्यपि वे वर्ष पीड़ा में बीते हैं, फिर भी मैं उन्हें जीकर खुश हूँ क्योंकि मैं अपनी वर्तमान स्थिति को देख सकता हूँ। और 1790 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें फिलाडेल्फिया के आर्च स्ट्रीट कब्रिस्तान में उनकी पत्नी डेबोरा के बगल में दफनाया गया। उनकी उम्र 84 साल और 3 महीने थी। अपनी मृत्यु से कई वर्ष पहले उन्होंने अपने लिए निम्नलिखित समाधि लेख लिखा था। प्रिंटर बेंजामिन फ्रैंकलिन का शरीर एक पुरानी किताब के कवर की तरह, जिसकी सामग्री फटी हुई है और जिसके अक्षर और सोने का पानी चढ़ा हुआ है। यहाँ कीड़ों का भोजन है, फिर भी यह काम खुद नहीं खोएगा, क्योंकि यह, जैसा कि उनका मानना था, एक बार फिर एक ऐसी और सुंदर संस्करण में दिखाई देगा जिसे लेखक द्वारा संशोधित किया गया है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। इस तरह की महान हिंदी ऑडियो बुक्स सुनने के लिए YouTube के अलावा आप Spotify, Amazon म्यूजिक और Apple पॉडकास्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। आप वहां पर यश माकर द्वारा रिकॉर्डेड और HindiAudiobook.com द्वारा प्रकाशित सभी तरह के हिंदी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। आप इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।